हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीएम का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्पेशलिस्ट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक, इसका सेकंड पार्ट को कवर करने वाला हूँ। इसमें हम दो बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक है थ्रूपुट अकाउंटिंग और दूसरा है लाइफ साइकिल कास्टिंग। तो सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसका मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और मैनेजर की मदद करता है डिसीजन लेने में जब रिसोर्सेज की कमी हो। एक दफ़ा रीड करते हैं। थ्रूपुट अकाउंटिंग इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक which try to maximize organization profit and help manager to take decision when an organization is facing a shortage of resources। जब हम सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास थ्रूपुट आता है। जब हम सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास थ्रूपुट आता है। और थ्रूपुट अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट यूज होता है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट ये क्या कहती है, इसमें क्या होता है? इसका मकसद होता है कि थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करे और कास्ट को कम से कम करे। The theory of constraint is a production system where the key financial concept is the maximization of the throughput while keeping the conversion investment cost to a minimum। और ये 5 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। गोल्ड 5 स्टेप आर डीलिंग विद द bottleneck एक्टिविटी पर वर्क गोल। और आप सब लोगों को पता होगा bottleneck एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसकी कमी हो या वो रिसोर्सेज जिसकी कम हो या जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्लो हो। तो जिस चीज़ की कमी हो या जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्लो हो वो bottleneck है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप्स है वो है आइडेंटिफाई द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। जिस चीज़ की कमी है इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लेबर हावर की कमी है तो इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद दूसरा है एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट में क्या होता है? जैसे हमारे पास लेबर हावर की कमी है तो ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो गया। तो इससे मैक्सिमम हम जितना आउटपुट बना सकते हैं बना दें और इसको डिले नहीं करनी चाहिए। और बफर इन्वेंट्री को आपके पास फौरी तौर पर अवेलेबल होनी चाहिए कंस्ट्रेंट से पहले। और आप लोग कहेंगे कि बफर इन्वेंट्री क्या होती है? तो बफर इन्वेंट्री कभी भी इन्वेंट्री आपके पास इससे कम नहीं होंगे। जैसे आपके वेयर हाउस में 10,000 के रॉ मटेरियल आता है तो आप इस तरह कर दे तो आपने ये डिसाइड किया है कि हमारे पास इन्वेंट्री कभी भी 1,000 से कम नहीं होंगी। तो ये बफर इन्वेंट्री होगी कि कभी भी इन्वेंट्री आपके पास इससे कम नहीं होती, ये बफर इन्वेंट्री होती। तो एक दफ़ा रीड करते। एक्सप्लॉइट द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट मस्ट बी अचीव्ड फ्रॉम द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। दिस आउटपुट मस्ट नेवर बी डिलेड एंड सच अ बफर इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द कंस्ट्रेंट। थर्ड स्टेप होता है सबऑर्डिनेट। जिस चीज़ की कमी है यानी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, जैसे मटेरियल की कमी है और आपने मटेरियल को जल्द ख़त्म कर दिया और फिर लेबर फारिग बैठेंगे, इससे वर्क इन प्रोग्रेस बिल्ड हो जाता है। इसलिए जिस चीज़ की कमी है इसको सेम स्पीड से चलाए या सेम स्पीड के साथ इस्तेमाल करें ताकि वर्क इन प्रोग्रेस बिल्ड ना हो जाए। तो के बारे में सबऑर्डिनेट ऑपरेशन prior to the binding constraint should operate at the same state as it so that work in progress does not build। फोर्थ स्टेप होता है एलिवेट। जिस चीज़ की कमी है आपके पास जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्लो है यानी bottleneck एक्टिविटी, जैसे मटेरियल की कमी है तो आप इस तरह का देख के बहुत ज़्यादा मटेरियल मंगवाए तो इससे मटेरियल ज़्यादा हो जाएगी यानी bottleneck ख़त्म हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर जिस चीज़ की कमी है या जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्लो है यानी bottleneck एक्टिविटी, जैसे मटेरियल की कमी है आपके पास तो इस तरह का देख के बहुत ज़्यादा मटेरियल मंगवाए, इससे मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा यानी bottleneck ख़त्म हो जाएगा। The system of bottleneck steps should be taken to increase the resources or improve its efficiency। फिफ्थ नंबर और रिटर्न टू स्टेप 1। जब मटेरियल बहुत ज़्यादा मंगवा लिया तो एक bottleneck तो ख़त्म हो गया,
लेकिन हमारे पास अब लेबर इतना मौजूद नहीं है कि वो अब इन सारे रॉ मटेरियल पर काम कर दे। तो अब लेबर हाउस बॉटलनेक बन गया क्योंकि अब इसकी कमी है। तो एक दफ़ा रिटर्न टू स्टेप वन, द रिमूवल ऑफ वन बॉटलनेक विल क्रिएट अनदर ईयर इन द सिस्टम। अगला 3 कंसेप्ट थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो इसमें अमूमन ये 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, एक बी और तीसरा है सी। तो ये किस तरह होता है, इसमें जो सबसे पहला है ए। तो सबसे पहले शॉर्ट रन के लिए मटेरियल कास्ट को वेरिएबल कास्ट माना जाता है। इसके अलावा और जो भी कास्ट होते हैं जैसे लेबर कास्ट, एक्सपेंसेस वगैरह, शॉर्ट रन में इसको फिक्स्ड कास्ट माना जाता है। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, ऑल फैक्ट्री कास्ट आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन विद द एक्सेप्शन ऑफ मटेरियल कास्ट। मटेरियल कास्ट सिर्फ वेरिएबल कास्ट होता है, माना जाता है थ्रूपुट अकाउंटिंग में। दूसरा जो है बी, तो इसमें किस तरह होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जिस टाइम इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, तो इस बी में क्या कहते हैं, जिस टाइम इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है उस वक्त बनाया जा सकता है, या फिर इन्वेंट्री को बहुत कम मकदार में रखा जा सकता है और सिर्फ इतना प्रोड्यूस करता है जितना वो सेल कर रहा हो। अनसोल्ड इन्वेंट्री को यहाँ पर मैनेजमेंट की अनएफिशिएंसी माना जा सकता है। जिस टाइम इन्वेंट्री में नॉन बॉटलनेक आइडल टाइम एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है तब बनाया जा सकता है, और जब कस्टमर नहीं होंगे तब लेबर फारिग बैठेंगे और आइडल टाइम कंसीडर होगा। और ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में एक्सेप्ट किया जा सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस को सब मटीरियल कास्ट पर वैल्यू किया जाएगा, जिससे इसका वैल्यू कम आ जाएगा। एक बार रीड करते हैं, इन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री प्रोड्यूसिंग फॉर इन्वेंट्री इज बैड। Ideally, inventory will be zero. Products should not be made unless there is a customer for them. This means that accepting some idle time in a bottleneck operation. Work in progress should be valued at material cost only, so that no value is added to the profit until sale is made. और 3 नंबर पर है efficient utilization of resources, priority based production. हमारे पास जो रिसोर्सेज है इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं इसको पहले प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रायोरिटी देंगे। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्शन। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में अमूमन ये 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिससे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब अगला चीज़ है पुरानी कास्टिंग और थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कास्टिंग में लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को वेरिएबल कास्ट माना जाता था, जबकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में मटेरियल कास्ट को वेरिएबल कास्ट माना जा सकता है, जबकि इसके अलावा जो और कास्ट होते हैं जैसे वेरिएबल ओवरहेड हो गए, लेबर कास्ट, इसको फिक्स्ड कास्ट माना जा सकता है। तो labor cost and variable overhead are treated as variable cost, while in throughput accounting all costs other than material are seen as fixed in the short term. Second number for in थ्रूपुट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को टोटल प्रोडक्शन कास्ट पे वैल्यू किया जाता है, जबकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को मटेरियल कास्ट पे वैल्यू किया जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल कास्ट सिर्फ वेरिएबल कास्ट माना जाता है। एक दफ़ा पे थ्रूपुट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को प्रोडक्शन कास्ट पे वैल्यू किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल कास्टिंग में इन्वेंट्री को टोटल प्रोडक्शन कास्ट पे वैल्यू किया जाता है, जबकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को मटेरियल कास्ट पे वैल्यू किया जाता है, क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में मटेरियल कास्ट वेरिएबल कास्ट माना जा सकता है। Inventory is valued through traditional costing. Inventory is valued at total production cost, while in throughput accounting inventory is valued at material cost only. थर्ड नंबर पर जो है ट्रेडिशनल कास्टिंग में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको वैल्यू दी जाती है, जबकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में
जब आइटम सोल्ड होता है तब वैल्यू दी जाती है। तो value is added when an item is produced, while in throughput accounting value is added when an item is sold। फोर्थ नंबर जो है, ट्रेडिशनल कास्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्ट कास्ट माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। जबकि थ्रूपुट अकाउंटिंग में प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करते हैं तो थ्रूपुट के ज़रिए यानी सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कास्ट माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। प्रोडक्ट profitability can be determined by deducting a product cost from selling price, while in throughput accounting profitability is determined by the rate at which money is earned, i.e. throughput। अगला चीज़ है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो में नोमिनेटर में भी लिमिटिंग फैक्टर है जबकि डिनोमिनेटर में भी लिमिटिंग फैक्टर है। तो मिसाल के तौर पर हमने दोनों लिमिटिंग फैक्टर को कैंसिल कर दिया तो ऊपर में थ्रूपुट रह गया जबकि नीचे फैक्ट्री कास्ट या फिक्स कास्ट रह गया। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि थ्रूपुट हमारा रिटर्न है, क्योंकि वो कहता है थ्रूपुट ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, थ्रूपुट कम तो प्रॉफिट भी कम। और ये फिक्स्ड कास्ट जो है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो इज़ द एक्चुअल कंपेरिजन ऑफ रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टमेंट। और ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो 1 से ग्रेटर होना चाहिए ताकि रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो और ये फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब ये रेशो 1 से ग्रेटर होगा तब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा, जब ये रेशो 1 से कम होगा तब प्रोडक्ट लॉस में होगा। जिस प्रोडक्ट का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो ज़्यादा होगा इसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी पहले प्रोड्यूस करेंगे। एक दफ़ा रीड करते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर ये किस तरह निकलता है, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड बाय फैक्ट्री कास्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। और थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर किस तरह निकलता है, तो आप जब थ्रूपुट पर यूनिट को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। जबकि फैक्ट्री कास्ट पर लिमिटिंग फैक्टर या फिर फिक्स्ड कास्ट पर लिमिटिंग फैक्टर ये किस तरह निकलता है, जब हम फैक्ट्री कास्ट कन्वर्जन कास्ट को लिमिटिंग फैक्टर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कास्ट पर लिमिटिंग फैक्टर आता है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो शुड बी ग्रेटर देन 1 if a product is viable, written for our enable the business to make a short-term decision when there is a scarce resources. Priority must be given to a product generating the best ratio। अब अगला चीज़ है हाउ टू इम्प्रूव द थ्रू अकाउंटिंग रेशो। हाउ टू इम्प्रूव द थ्रू अकाउंटिंग रेशो। अगर आप चाहते हो कि आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो इम्प्रूव हो जाए तो ये काम करनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहला है सेल प्राइस को इम्प्रूव कर दो तो इससे आपका थ्रूपुट बढ़ेगा यानी रिटर्न बढ़ेगा। इंक्रीज द सेल प्राइस टू इंक्रीज द थ्रूपुट पर यूनिट। सेकंड नंबर पर जो है अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करें तो इससे भी आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो बढ़ेगा क्योंकि आपका रिटर्न बढ़ेगा। रिड्यूस द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सो टू रिड्यूस द कॉस्ट पर हाउ। थर्ड नंबर पर जो है ये अगर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे यानी एक प्रोडक्ट बनाने की अगर टाइम को कम करे तो इससे कॉस्ट भी कम लगेगा और थ्रूपुट बढ़ेगा। improve the productivity reducing the time required to make each unit of a product। थ्रूपुट अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट यूज होता है मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे कि इसका कंसेप्ट हम इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कि जूम कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है ए और बी, तो कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, या किसको पहले प्रोड्यूस किया जाए, किसको बाद में प्रोड्यूस किया जाए। तो इसका कंसेप्ट हम इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जूम पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। द कास्ट कार्ड आर ए का सेलिंग प्राइस 25 जबकि बी का 28। ए का मटेरियल कास्ट 8 है जबकि बी का 20।
ए का लेबर कास्ट 5 है जबकि बी का 2। ए का अदर वेरिएबल कास्ट 7 है जबकि बी का 2। ए का फिक्स्ड कास्ट है 3 जबकि बी का है 2। और एक यूनिट पर 2 मशीन हावर एक यूनिट पर 2 मशीन हावर लगते हैं जबकि बी के एक यूनिट पर 1 मशीन हावर लगते हैं। ए की मैक्सिमम डिमांड है 20,000 यूनिट जबकि बी की मैक्सिमम डिमांड है 10,000 यूनिट। और हमारे पास टोटल मशीन हावर अवेलेबल है 48,000 हावर। Calculate the optimal production plan and maximize the profit on the assumption that short-term only material costs are variable using the throughput accounting approach। तो मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग या फिर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। तकरीबन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या चीज़ होता है, तो ये होता है कि ये एक प्रोडक्शन प्लान होता है जिसमें रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल करती है और जो प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न देता है इसको पहले बनाया जाता है, यानी प्रायोरिटी देते हैं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज हो जाए। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान विच विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट हाउ थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्शन। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है आइडेंटिफाई बॉटलनेक रिसोर्सेज। तो एक की मैक्सिमम डिमांड थी 20,000 यूनिट जबकि एक यूनिट पर 2 मशीन हावर लगते हैं। तो 20,000 को जब हमने 2 हावर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 40,000 हावर, यानी 40,000 घंटे चाहिए ए के लिए, ए प्रोडक्ट के लिए 40,000 आवर चाहिए। जबकि बी की मैक्सिमम डिमांड थी 10,000 यूनिट और एक यूनिट पर 1 आवर लगते हैं। तो जब हमने 10,000 यूनिट 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास 10,000 आवर आ गया, यानी बी के लिए 10,000 आवर चाहिए। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल आवर 50,000 आवर आ गया, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है 48,000 आवर। तो ये बॉटलनेक रिसोर्सेज है क्योंकि मशीन हावर की कमी है। हमें चाहिए 50,000 और अवेलेबल हमारे पास है 48,000। हमें चाहिए 50,000 और हमारे पास अवेलेबल 48,000 है, तो इसकी कमी है, तो ये बॉटलनेक रिसोर्स हो गया। इसमें जो दूसरा स्टेप होता है वो है कैलकुलेट बॉटलनेक रिसोर्सेज पर यूनिट। बॉटलनेक रिसोर्सेज जो है इसको हम पर यूनिट लिखते हैं। तो एक बॉटलनेक रिसोर्सेज तो मशीन हावर आ गए है, तो इसको हम पर यूनिट से पर यूनिट से लिखते हैं। तो एक यूनिट पर 2 मशीन हावर लगते हैं जबकि बी के एक यूनिट पर 1 मशीन हावर लगते हैं। तो ये बॉटलनेक रिसोर्स पर यूनिट हो गई। थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेट थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम जब सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास थ्रूपुट पर यूनिट आ जाते हैं। तो एक का सेलिंग प्राइस था 25 और एक का मटेरियल कास्ट था 8। तो जब हमने 25 से 8 माइनस कर दिए तो हमारे पास 17 पर यूनिट आ गया। और बी का सेलिंग प्राइस था 28 जब कि बी का मटेरियल कास्ट था 22। जब हमने 28 से 20 माइनस कर दिए तो यह हमारे पास 8 पर यूनिट आ गया। फोर्थ स्टेप होता है कैलकुलेट थ्रूपुट पर बॉटलनेक रिसोर्सेज। इसमें हम स्टेप 3 को स्टेप 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ए का थ्रूपुट पर यूनिट 17 आ गया ये है जबकि बी का थ्रूपुट 8 पर यूनिट आ गई है। तो इसको जब हम बॉटलनेक रिसोर्सेज से डिवाइड कर देते हैं 17 को जब हम 2 पर हावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जबकि बी को हम 8 पर यूनिट को 1 हावर पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास थ्रूपुट पर बॉटलनेक रिसोर्सेज आ जाता है। तो 17 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 8.5 पर हावर आ गया जबकि 8 को जब हमने 1 से
8 को हमने 1 पर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 8 पर आवर आ गया। तो ये आ गया थ्रूपुट पर बॉटलनेक। ए का थ्रूपुट पर बॉटलनेक हाई है 8.5 है, जबकि बी का ए की निस्बत कम है। तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है रैंकिंग। तो ए का थ्रूपुट पर बॉटलनेक हाई है तो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, जबकि बी का थ्रूपुट पर बॉटलनेक जो है वो कम है, 8 है ए की निस्बत, तो इसको हम रैंक देंगे। सिक्स स्टेप होता है डेवलप प्रोडक्शन प्लान। तो ए को हम सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। ए की मैक्सिमम डिमांड थी 20,000 यूनिट, जबकि एक यूनिट पर 2 मशीन हावर लगती है। तो 40,000 हावर तो ए पर लग गई। और हमारे पास बॉटलनेक रिसोर्सेज अवेलेबल कितना है, 48,000 हावर अवेलेबल है। जब हमने 48,000 से 40,000 माइनस कर दे तो ये हमारे पास 8,000 हावर आ गई, ये हमारे पास रह गई बी के लिए, जबकि बी की मैक्सिमम डिमांड है 10,000 यूनिट। तो वो तो टोटल 10,000 यूनिट इस 8,000 हावर पर नहीं बन सकती, क्योंकि बी के एक यूनिट पर लगती है एक मशीन हावर। तो हमारे पास 8,000 हावर अवेलेबल है। तो इसको जब हमने 1 हावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 8,000 यूनिट आ जाती है। तो 8,000 यूनिट को जब हम 1 पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 8,000 हावर जो है वो ख़त्म हो गई। तो 48,000 हावर्स अवेलेबल थी और 48,000 हावर्स लग गई। तो हम ए के 20,000 यूनिट बनाएंगे और बी के 8,000 यूनिट बनाएंगे। इसके बाद 7 स्टेप होता है कैलकुलेट टोटल थ्रूपुट। ए के हम 20,000 यूनिट बनाएंगे, बी के 8,000 यूनिट बनाएंगे, और ए का थ्रूपुट पर यूनिट 17 आ गई है, जबकि बी का थ्रूपुट पर यूनिट 8 आ गई है। तो 20,000 को जब हमने 17 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास 3,40,000 आ गई, जबकि बी की 8,000 यूनिट को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 64,000 आ गए। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दी तो ये हमारे पास 4,04,000 आ गए। अब नेट प्रॉफिट 8 स्टेप होता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो टोटल थ्रूपुट हमारे पास 4,04,000 आ गई है। इससे हम फिक्स्ड कास्ट को माइनस कर देते हैं तो यह हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। और थ्रूपुट में मटेरियल कास्ट के अलावा और जो भी कास्ट होते हैं इसको फिक्स्ड कास्ट माना जा सकता है, जैसे कि लेबर कास्ट, अदर वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, इन सारे कास्ट को थ्रूपुट में फिक्स कास्ट माना जा सकता है। तो इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया ए के लिए तो ये 15 आ गए, जबकि बी के लिए इन तीन कास्ट लेबर कास्ट, अदर वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 6 आ गए। तो ए का फिक्स कास्ट था 15 पर यूनिट और इसकी ए की मैक्सिमम डिमांड है 20,000 यूनिट। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3 लेकर आ जाएगा। और बी का फिक्स कास्ट है 6 पर यूनिट, जबकि बी की मैक्सिमम डिमांड है 10,000 यूनिट। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60,000 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 3,60,000 आ जाएगा। और इसको जब हम थ्रूपुट से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो 4,04,000 से जब हम 3,60,000 माइनस कर देते तो 44,000 ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो हम थ्रूपुट अकाउंटिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, ये 44,000। तो ये था थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। तो अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं को लाइफ साइकिल